मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने दी। और मेरे मेरे को पढ़ाने के लिए ज़मीन भी बेचनी पड़ी उनको, वो भी बेची थी उन्होंने, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। सफलता पैसों और परसेंटेज की मोहताज नहीं होती। और आज मैं सफलता के सफ़रनामे में आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने नीट 2023 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और आज जो मेरे साथ शख्स है, जो कैंडिडेट हैं, वो आप सब के लिए बच्चों प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इनके 10th और 12th में महज 60% मार्क्स थे। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नीट जैसे एक बहुत ही बड़े कंपटीशन, इंडिया के टॉप कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरे साथ हैं मिस्टर मनोहर, जिनको अब मैं डॉक्टर मनोहर कहना चाहूँगा। तो मनोहर, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? थैंक यू सर। मेरा नाम मनोहर चौधरी है, मैं दूदू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है। जी, आप राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करते हैं। और बाड़मेर में एक धोरिमना कस्बा है, उस धोरिमना का एक छोटा सा गांव है दूदू, जहां से बिलोंग करते हैं मिस्टर मनोहर कड़वासरा। इनके पिताजी का नाम जोगाराम जी हैं। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके पापा जी क्या करते हैं और फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का है, थोड़ा वो मुझे बताइए। मेरे पापा किसान हैं, एंड मेरे 4 भाई हैं। तो उनमें से मैं ही हूँ जिसने पहली बार मतलब फैमिली में 12th पास किया है। मेरा छोटा भाई है, वो भी पढ़ता है। तो मैं एक मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास कह सकते हैं, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और उसमें इतना एजुकेशन के लिए पहले ना तो जागरूक थे ना हैं। और बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि आप जो हैं मिडिल क्लास फैमिली ही नहीं, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके पिताजी किसान हैं। और आपके परिवार में आप ही हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और मैं तो आपके परिवार की बात नहीं करूँगा, आपके गांव में भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपके गांव में, चूँकि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो क्या और भी इस तरह के कोई आपके जो है प्रेरणा स्रोत रहे कि पहले से कोई डॉक्टर हैं, या आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, जहाँ तक मुझे पता है, मैं मेरे गांव में किसी एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं जानता हूँ। और जितना मुझे पता है कि मैं मेरे कॉलोनी का या फिर मेरी सोसाइटी का मैं पहला डॉक्टर हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, और कोई है भी तो मुझे पता नहीं है। और प्रेरणा की बात रही तो मतलब इंस्पायरेशन डॉक्टर बनने की मेरे 3rd क्लास से आ गई थी। मैं 3rd क्लास में था, पापा के साथ हॉस्पिटल आया था। तो उस टाइम मैंने एक पेशेंट को देखा, एक्सीडेंट पेशेंट था वो। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, डॉक्टर की एक कितनी इम्पोर्टेंस होती है। सब उनके जो फैमिली वाले थे वो हाथ जोड़ के खड़े थे, और डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। वो मैंने एक लाइव देखा, वो पेशेंट वहीं लेटा था गैलरी में, और वो देख के मुझे लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। एंड दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि ये इसका क्रेडिट किसको जाएगा, श्रेय किसको जाएगा। तो श्रेय सबसे पहले मेरे पापा को और सेकंड नंबर मम्मी को, क्योंकि मैं बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो बाकी लोग आते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उतना स्ट्रांग नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने दी। और मेरे को पढ़ाने के लिए ज़मीन भी बेचनी पड़ी उनको, वो भी बेची थी उन्होंने, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि मतलब आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो नीट की कोचिंगों के लिए एक साल का लगभग 3 लाख तक का खर्चा है। तो लाखों रुपए खर्च किए हैं, तो सीधी सी बात है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए होंगे।
तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने अपना 10th और 12th जो है स्कूलिंग कहाँ से किया, आप बताइए। सर मैंने 10th विजय मेमोरियल से की थी और 12th भी 11th में विजय मेमोरियल था, 12th में विजय मेमोरियल नहीं था। एंड 10th में मेरे परसेंटेज वाला अभी बताना। 10th में मेरे परसेंटेज 62% है एंड 10th में 67 है और 12th के अंदर 62% है। ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था उस टाइम, या फिर मेरा पढ़ने का तरीका नहीं था। पहले गांव से था, गवर्नमेंट स्कूल में, तो इतने वहाँ पे टीचर भी नहीं थे और आसपास माहौल भी नहीं था, तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप के बाड़मेर ज़िले के अंदर धोरीमना की जो स्कूल है श्री विजय मेमोरियल स्कूल, आप वहाँ से 10th आपने वहाँ से किया है। इसका मतलब आपके 10th में 67 बता रहे हैं आप, 67% आपके बने हैं। लेकिन जब आपने 10th किया तब से आपके माइंड में ये चल रहा था कि मुझे साइंस लेकर के नीट की तैयारी करनी है, ये उस समय आपके दिमाग में चल रहा था, ये पहले से ही आपने तय कर रखा था। ये भी बच्चों के लिए एक अच्छी बात है, प्रेरणा वाली बात है कि हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि आखिर मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। तो मेरे साथ श्री विजय मेमोरियल स्कूल धोरीमना के प्रिंसिपल सर श्री केसरा राम जी सर हैं। मैं सर से भी पूछना चाहूँगा कि सर आपने मनोहर को पढ़ाया है, आपने भी उस समय जब मनोहर पढ़ता था तो उस समय से आपको क्या लगा था कि मनोहर आज इस मुकाम पर पहुँचेगा। पूरे बाड़मेर का ही नहीं, मैं तो कहूँगा आज राजस्थान के ये जो डॉक्टर बने हैं ये सब गौरव हैं। और राजस्थान की मैं बात करूं तब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आज जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये राजस्थान से हैं, कोई यूपी से हैं, तो सभी बच्चों के लिए सर एक प्रेरणा स्रोत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको सर उस समय कैसा लगा, और मनोहर का जो स्कूलिंग है वो विजय मेमोरियल स्कूल धोरीमना से हुआ था, तो आप इस मामले में कुछ बताइए श्री केसरा राम जी सर। थैंक यू सर। मनोहर लाल विद्यार्थी ने कक्षा 1 से 8 तक ग्रामीण परिवेश में अध्ययन किया और ग्रामीण परिवेश में शिक्षकों के अभाव में भी इसने सामान्य पढ़ाई की और कक्षा 9th में यहाँ एडमिशन लिया। तो कक्षा 9th 10th में ये एक सामान्य स्तर का विद्यार्थी था, इतना टैलेंट नहीं था। बाकी विद्यार्थियों की बदौलत एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते इसके पहले से जुनून में था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, और इसी जुनून को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंडिया के सबसे बड़े एनटीए द्वारा आयोजित मेडिकल क्षेत्र की सबसे टफ कंपटीशन नीट 2023 को क्वालिफाइड किया। तो मैं 60% से एबो जो भी विद्यार्थी है, 60% वाले विद्यार्थी है, उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर अपनी दिशा तय हो तो दशा आड़े नहीं आती, और परसेंटेज विशेष कोई मायना नहीं रखते हैं। अगर अपना गोल फिक्स है और अपना टारगेट फिक्स है तो मैं तो यही कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने में समाहित हो जाती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मनोहर ने भी अपना टारगेट फिक्स रखा और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होने की वजह से ही उसने सफलता प्राप्त की। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर कोई स्टूडेंट ये तय कर ले कि मुझे उनका जो भी लक्ष्य है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या और किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप अगर ये तय कर लें और आप मेहनत शुरू कर दें तो फिर सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ चलने लगेगी। इसके लिए आपको खुद को बच्चों पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर हम ही माइंड में ये लेके चलेंगे कि नहीं नहीं एग्ज़ाम मेरे से तो क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है ना, पता नहीं कितना टफ एग्ज़ाम है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट रहेंगे तो दिक्कतें आएगी। तो मनोहर से अपन पूछना चाहेंगे कि मनोहर ने जब पहली बार जो है कोचिंग ज्वाइन किया तो उस समय मनोहर के माइंड में क्या था, और फिर आज जब ये सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ से लेकर और अब तक की जो जर्नी है वो पहले मनोहर से अपन पूछना चाहेंगे, कोचिंग की जर्नी। थैंक यू सर। कोचिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे तो बहुत से लोग आते हैं, हर एक स्कूल का टॉपर आता है। नॉर्मल स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, हिंदी मीडियम के तो और भी बैच कम होते हैं।
तो स्टार्ट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, बहुत कम है, मैं कहूँ तो कि 200 300 ऐसे मार्क्स आते थे। तो उस टाइम हाँ, एक थोड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला। और क्योंकि मेरे पास प्लान बी था नहीं, प्लान ए पे भी वर्क करना था और मुझे एमबीबीएस के अलावा कुछ लेना भी नहीं था। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, एकदम से कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 मैं स्ट्रॉन्ग करता गया, फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। जी, तो आपने ये बताया कि आपके पास केवल प्लान ए ही था, मतलब आपको केवल एमबीबीएस ही बनना था, डॉक्टर बनना था। इसके लिए आपने कुछ सेक्रीफाइस किए होंगे, कुछ ऐसी सीटें आपको पहले मिली भी होगी बीडीएस की, बीएमएस की, शायद आपने उनको छोड़ा भी होगा, कुछ ऐसा भी हुआ है क्या? बीडीएस और बीएमएस मैं कहूँ तो मैंने 2 बार छोड़ दिया नीट के एमबीबीएस के लिए। तो लास्ट ईयर भी मेरे 580 थे, तो उस पर मेरे को आराम से बहुत अच्छी बीए एमएच मिल सकती थी, बीडीएस वेटरनरी ये सारे मिल सकते थे एक्सेप्ट नीट। और नीट में भी मैनेजमेंट कोटा के मेरे मार्क्स पे भी बहुत से लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन मैं कुछ मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं मैनेजमेंट कोटा ले सकूँ, इसलिए मैंने दोबारा से प्रिपरेशन की। अच्छा, मतलब ये भी बड़ी बात है कि मतलब एक तरह से रिस्क लेना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों। आप अगर रिस्क लेंगे और पॉजिटिव होकर अगर रिस्क लेंगे ना, तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं सर से अगेन पूछना चाहूँगा कि सर, आज के टाइम में जितने भी बच्चे जब स्कूलों में एडमिशन के लिए आते हैं 9th में या 10th में या 11th में, तो अपन उनको एनसीईआरटी की बुक्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर बच्चा 11th और 12th के अंदर वो किन किन बातों का ध्यान रखे तो सर आगे उसे दिक्कत नहीं होगी, और आप उन स्कूली बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में भी थोड़ा सर आप बताएं। थैंक यू सर। स्कूलिंग बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है और उसमें 11th के सिलेबस को थोड़ा वेटेज ज़्यादा देना पड़ेगा बनिस्बत 12th के सिलेबस से। और इस सिलेबस को अगर अपन क्लियर कर लें तो 12th रनिंग के साथ भी नीट क्वालिफाई हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर इतना ही नहीं कर पाते हैं तो आगे भी चांस खूब है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनों को अपना मनोबल बनाए रखना है। अगर मनोबल बनाए रखेंगे तो परसेंटेज चाहे 60 है, चाहे 60 से लो है, ऐसे भी विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि 60 से लो विद्यार्थियों को भी मैंने नीट क्वालिफाई देखा है। और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, कहीं पढ़ा है, तो उसके मुताबिक उस स्तर के विद्यार्थी कभी कभार अपने लक्ष्य में सफल नहीं होते हैं, लेकिन मध्यम स्तर के विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मध्यम स्तर के विद्यार्थी ऑलराउंडर होते हैं, तो वो सभी क्षेत्रों में प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उनका टारगेट फिक्स होता है तो उस टारगेट में तो सफल हो ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। सर ने ये कहा है कि हमेशा आपको ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर वही बनेगा जिसके 90% होंगे, जो मेरिट में आएगा बस वही डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक बिल्कुल मीडियम लेवल का कैंडिडेट भी जो है बड़े से बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है और एक 90% वाला पीछे रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों, केवल परसेंटेज से ही आप जो है सफलता को जो है नहीं नापें, ये कोई नापने का पैमाना भी नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले, जैसा कि मनोहर ने बताया, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, बड़ी चीज़ ये है। अब मैं मनोहर से ये पूछना चाहूँगा कि मनोहर का स्टडी प्लान क्या रहता था, कैसे पढ़ते थे और कितने घंटे इनकी क्लासें ऑफलाइन चलती थी। फिर सेल्फ स्टडी, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी का क्या सिस्टम रहता था, और इसके अलावा सिटिंग प्लान इनका कैसा था, इसके अलावा टेस्ट का सिस्टम क्या था, किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करते थे। तो थोड़ा स्टडी को लेकर के स्टडी प्लान डिस्कस करें, ताकि बहुत से बच्चे होंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा कोई साथी, ठीक है, जिस बच्चे के अब 70% है, 75 है, 80 है, वो बच्चा भी सोच रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और वो तैयारी भी कर रहा है, लेकिन उनके लिए प्रेरणा स्रोत कोई बनने वाला होना चाहिए, जैसे मनोहर। तो मनोहर, अपना स्टडी प्लान शेयर करें आप। जी सर, स्टडी में पहले तो मॉर्निंग से 2 बजे तक ऑफलाइन क्लास होती थी, और क्लास के बाद घर जाके, रूम जाके, खाना खा के फिर से वो रिवाइज करना। जो
उस दिन का जो पढ़ाया गया था वो पहले कंप्लीट किया जाता था। उसके बाद में जितना पढ़ाया गया, जो टॉपिक पढ़ाए गए उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, और जो भी डाउट होते वो उसी दिन क्लियर करता था मैं। एंड फिर रूम जाके खाना खा के फिर मैं 12 बजे तक शाम को पढ़ता, फिर 12 बजे सो जाता। 12 से सुबह 5 बजे तक स्लीप टाइम होता था मेरा, एंड फिर वही रूटीन फॉलो करता था मैं। अच्छा, इसके लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखी थी, या आपका टेस्ट का सिस्टम क्या रहता था, और आप चीज़ों को कैसे रिवाइज़ करते थे? ठीक है, और जब भी आप चीज़ें पढ़ते थे तो उसके सेल्फ नोट्स बनाते थे या एनसीईआरटी को फॉलो करते थे? ठीक है, आपने ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी? कोई अलग से कोई गाइड आप लेके आए वो पढ़े, या आपने ज़्यादा एनसीईआरटी को जो है प्रायोरिटी दी? इस पर भी थोड़ा बताएं, ताकि जो बच्चे आज नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं वो अपना स्टडी प्लान जो है जैसे आपने सेट किया है उसी तरह से बना पाएंगे। जी सर, स्टडी मटेरियल की बात करूं तो एनसीईआरटी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, क्योंकि एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक है एनटीए बॉडी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो उसको अगर 100% फॉलो किया जाए तो नीट आराम से क्रैक किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि एनसीईआरटी की कुछ बातें समझ में ना आए तो उसके लिए अपन को ऑफलाइन कोचिंग भी लेनी पड़ सकती है, या कहीं से वीडियो लेक्चर देख के ऑनलाइन पढ़ के वो क्लियर किया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी मेन है, एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। बायो में तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, और वैसे ही इस बार तो केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की डीप लाइन पूछी गई थी, और फिज़िक्स में नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसमें डेराइव्ड फार्मूला वगैरह ऐसा होना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए फिज़िक्स में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने अभी पहले बताया कि आप बिल्कुल जो हैं एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपके पिताजी ने भी आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल किए, जो हैं यहाँ तक कि उनके सामने ज़मीन बेचने वाली भी नौबत आ गई, लेकिन उन्होंने आपकी पढ़ाई को बाधित होने नहीं दिया। तो आखिर आपके ऊपर आपके पापा का इतना भरोसा था, तो इस मामले में आप अपने पापा के बारे में, अपने माताजी के बारे में, परिवार के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सर, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान के दूसरे रूप हैं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मैं मर जावा, मैं मिट जावा, पर शर्त रहे उदकसू हंजू ना टपके। ये मेरे पापा के लिए लाइन बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने की है। क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, हर महीने पैसे आ रहे थे, फीस भी थी, सब क्लियर था। मैं ऐसी में था, वो यहाँ पे खेत में काम करते थे, गर्मी में रहते थे, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ एक बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे, वो भी एसआरजी में तो नहीं होते थे, और एमएलए एमपी जैसे बच्चे पढ़ते थे, उसी कोचिंग में मैं पढ़ रहा था। तो एक मतलब कभी मैं उनका ये जो ऋण है वो चुका नहीं पाऊँगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात बता दी। आपने ये कहा है कि बिल्कुल मेरे लिए पिताजी और जो माताजी हैं वो भगवान का दूसरा रूप है, और ये तो बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। और जितने भी बच्चे हैं उनको ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि चाहे आप ज़िंदगी में कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन एक तो आप अपने मम्मी पापा से बड़े बन नहीं सकते, और दूसरा वो जो भी चीज़ें आपको बताएं ना, उनको ज़रूर फॉलो करें। और तीसरी बात ये बच्चों, आज जो भी आप कुछ हैं आपके मम्मी पापा की वजह से ही हैं, ये भी याद रखें, जैसा कि मनोहर ने कहा। और बाकी बच्चों, आगे सफलता के सफ़रनामे में और कोई नई शख्सियत से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।